मैंने कहा अगर हिलाल ने कहा 11:15 तो 11:15 वहां फंक्शन होगा। मुझे इस बात का भी एहसास था कि ये सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है जिसमें खुद अकबर लोन साहब प्रोग्राम में शमूलियत नहीं कर सकते। गिव एंड टेक। आपको याद होगा कुछ साल पहले सलमान खान की एक पिक्चर निकली, नाम था पिक्चर का टाइगर। टाइगर हमारे अकबर लोन साहब। लेकिन उसके कुछ साल बाद सलमान खान को दोबारा शौक आया पिक्चर बनाने का। अब सोचा टाइगर तो कामयाब हुआ, अब क्या बना? तो पिक्चर का नाम रखा टाइगर अभी जिंदा है। आप लोगों ने आज साबित कर दिया कि टाइगर अभी जिंदा है और इंशाअल्लाह जो खून उस टाइगर के रगों में है वही खून इस टाइगर के रगों में भी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है, मुश्किलातों की कमी नहीं होगी। मैं सिर्फ हिलाल को यह यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं जानता हूं वालिद साहब का बीमार होना उसका एक बेटे पे क्या असर होता है वो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन अपने आप को हिलाल कभी अकेले नहीं समझना। हम सब जो स्टेज पे बैठे हैं और ये जो पूरी फौज आपके सामने बैठी है, हम सब आपके साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वो ठीक है, हिलाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर हिलाल साहब पीछे बोलेगा और कोई होगा नहीं वहां पे। ये बातों से नहीं चलता ना, ये आपको साबित करके दिखाना होगा कि हाँ हिलाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तिहान आने वाले हैं, किस शक्ल में वो इम्तिहान आएगा, चाहे वो पहले पार्लियामेंट का इम्तिहान होगा या पार्लियामेंट और असेंबली का इम्तिहान एक साथ होगा, पंच सरपंच का होगा, बलदियाती इलेक्शन होगा, जैसे भी होगा हिलाल का इम्तिहान आने वाला है। और इसमें हिलाल को खुद मेहनत करके ये साबित करना होगा कि अकबर लोन साहब के चिश्मचराग उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, क्योंकि लोन साहब ने इस इलाके को बहुत संभाल के रखा हुआ, बहुत मुश्किलों का भी सामना किया। जहां 1996 में एक लहर चली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में, वहां सोचे समझे तौर पे अकबर लोन साहब के साथ साजिश करके वो यहां से जीत नहीं सके। हम भी जानते हैं वहां क्या हुआ, किन वजूहात की बुनियाद पर हुआ, लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। लेकिन उसके बाद लगातार मैंने कोशिश की कि जहां कभी मौका मिले तो अकबर लोन साहब के साथ मिलकर हम आगे चले। जब 2002 में हम हुकूमत नहीं बना सके, लेकिन 28 हमारे एमएलए थे, डिप्टी स्पीकर बनाना था असेंबली में, मेरी नजर और किसी साथी में नहीं पड़ी।
मैंने अकबर लोन साहब से गुजारिश की, कहा मेहरबानी करके आप डिप्टी स्पीकर का ओहदा पकड़िए और लोगों की खिदमत करें। रहे वो डिप्टी स्पीकर। जब 2008 में इलेक्शन हुए, हमारी कामयाबी हुई, हुकूमत बनने की बात आई, उस वक्त हमें अलायंस में बनाना पड़ा। तब तक गुलाम नबी आजाद साहब ने कानून में बदलाव लाके एक सीमा रखी थी कि कितने मिनिस्टर बन सकते थे। वो पुरानी हुकूमत में 30-30, 40-40 मिनिस्टर बनते थे। इस हुकूमत में 30-40 मिनिस्टरों की इजाजत नहीं थी। मैंने उस पर अकबर लोन साहब से कहा, मैंने कहा जो आपका डिप्टी स्पीकर का तजुर्बा रहा है उसका हम फायदा लेना चाहते हैं, फिलहाल मिनिस्ट्री नहीं तो कम से कम स्पीकर ही सही। अकबर लोन साहब ने कहा बिल्कुल, और फिर क्या जम के स्पीकर ही की अकबर लोन साहब। आज भी हमारी हुकूमत में किसी मिनिस्टर का मुल्क में याद हो ना हो, अकबर लोन साहब की स्पीकरी का सबको याद है। मैं असेंबली में बैठा था जब अकबर लोन साहब बहस करे, तो मुझे डर था कि कहीं की सेहत को असर ना हो। बाद में मैंने उनको अलग कहा, मैंने लोन साहब थोड़ा सा खुद से नहीं होगा, जज्बात समझ। लेकिन फिर जब कैबिनेट में तब्दीली लानी थी, मुझे हायर एजुकेशन का मिनिस्टर चाहिए था, कॉलेज यूनिवर्सिटी की चीजों को संभालने के लिए। मेरी नजर अकबर लोन साहब पे पड़ी। मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके स्पीकरी छोड़िए, कामना में आइए और हायर एजुकेशन का जो महकमा है वो संभालिए। लोन साहब आए और बड़े शानदार तरीके से हायर एजुकेशन का महकमा उन्होंने संभाला और आगे काम किया। और ये हैरानगी की बात है, जब 2019 का वक्त है, उस वक्त 5 अगस्त हुआ नहीं था। हमें शक था कि असेंबली के इलेक्शन होंगे और मेरे साथियों को यह गर्ज था कि हम असेंबली का इलेक्शन लड़के मिनिस्टर बनेंगे। कोई उस वक्त तैयार नहीं था। आज तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस वक्त हमें पार्लियामेंट के कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। नासिर को याद है, हर कोई मेरा सीनियर साथी ये सोच रहा था कि मुझे एमएलए बनके मिनिस्टर बनना है। मैंने अकबर लोन साहब से गुजारिश की, मैंने कहा लोन साहब मेहरबानी करके आप पार्लियामेंट का इलेक्शन करिए। हालांकि बाकी उस वक्त मिनिस्ट्रियां देख रहे थे। अकबर लोन साहब ने कहा अगर तंजीम की ये है कि मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं उससे करवा। लेकिन उसने सिर्फ ये गुजारिश की, कहा ना मैं पार्लियामेंट तो चला जाऊंगा, लेकिन सुंदर सोनवारी का जब मैंडेट का फैसला होगा मुझसे पूछ के करिए, ताकि मेरे लोग जो है वो अपने आप को अकेले ना समझें। अल्लाह ताला का करना था। उनकी सेहत बीच में खराब हो गई, पहले तो हालात खराब हो गए। उनके एमएल एमपी बन के क्या 3-4 महीने के अंदर अंदर 5 अगस्त हुआ। 5 अगस्त के बाद फिर कोरोना हुआ। कोरोना से हम निकलते निकलते पता चला कि अकबर लोन साहब की तबीयत नासाज हुई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोशिश की, कहीं कम कहीं ज्यादा, कि कम से कम पार्लियामानी इलाके में तरक्याती कामकाज जो है वो चलती रहे। कहीं सीडीएफ का इस्तेमाल ठीक है, इन चीजों में शिकायत होती है, कुछ इलाकों को थोड़ा ज्यादा मिलता है, कुछ को कम। अब यहाँ एक हमारे साथी गवाही देने उठे थे, उनको मैं दफ्तर बुला के उनकी गवाही सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी सुनूं ये किस बात की गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। पटन में 1.25 करोड़ मैंने लिया, मैं जवाब प्रिंट कहता हूँ। चलिए अब बात करेंगे। मुश्किल दौर में अकबर लोन साहब ने पार्लियामेंट मेंबर का काम किया। 5 अगस्त के बाद
जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। जहां हम तरक्की की बात करते थे, बिजली, सड़क, पानी की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, वहां पे हम अब इन चीजों को ढूंढने से पहले अपनी इज्जत की बात करते हैं, अपनी वकार की बात करते हैं, अपनी पहचान की बात करते हैं, अपने आईन की बात करते हैं, अपने झंडे की बात करते हैं। और इसमें भी अकबर लोन साहब पीछे नहीं रहे। जब हमें सुप्रीम कोर्ट में केस करने की जरूरत पड़ी, हम सब बंद थे। जहां जिन जिन पे आपकी नजर पड़ेगी, इलाज से लेकर बाकियों तक, कोई एमएलए हॉस्टल में बंद, कोई गेस्ट हाउस में बंद, कोई घर में बंद, कोई जेल में बंद। हमारी नजर अगर पड़ी तो हसनैन मसूदी साहब पे और अकबर लोन साहब पे। इस बात के बावजूद कि उस पर केस करने के लिए वकील भी हमें मुश्किल से मिला। मुझे मालूम है किन हालात में वो सुप्रीम कोर्ट गए, जहां बाकियों ने हाथ ऊपर किए, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अचानक सुप्रीम कोर्ट में आज नजर आए केस में बात करने के लिए, उस पर 5 अगस्त के बाद वो कहीं नजर ही नहीं आए थे। उस वक्त तो वजीर आजम के घर पे और दफ्तर पे और 5 स्टार होटलों पे तो तारीफ करते रहे। उस वक्त तो उन्होंने कहा कि 370 गया, अब भूल जाओ। मुझे याद है वो बड़े बड़े लीडर जो पिछले दिनों आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आए, प्राइम मिनिस्टर के सामने मीटिंग में उन्होंने क्या बात की, कहा नाउ 370 हैज गॉन, लेट अस आस्क फॉर 371। अब 370 गया, हम कुछ और मांगेंगे। लेकिन जब अकबर लोन साहब का वो केस देखा, जिसके नाम पे आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, फिर उनको हिम्मत आई और अचानक उनको अपनी आवाज नजर आई। वो लोग जो हमें ताने देते हैं, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, मैं बताता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। जिस जमीन पे आप खड़े हो, जिस जमीन का मालिकाना हक आपको दिया गया, जिस शख्सी निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिस जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कायम की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो आवाज आपको दी। जो तालीम स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त कराने का काम, ये मरकज के आईन से पहले जम्मू कश्मीर में बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह का दिया हुआ, जिस अस्पताल को आज इन्होंने तहस नहस किया, जिसको हम इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, वो इंस्टीट्यूट इनके दौरे हुकूमत में नहीं बनी। उस इंस्टीट्यूट को कायम करने वाले हमारे बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह खुद। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, दरगाह शरीफ हजरत बल, औकाफ, गुजर बोर्ड, कितनी चीजें हम गिने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां लोगों के राहत के लिए। बेशक सारा कुछ हमसे नहीं हुआ, कई जगहों पे हमसे छूट हुई, जाने अनजाने हमसे गलती हुई, लेकिन कम से कम हमने धोखा नहीं दिया। जब कभी जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन पे वार हुआ, जब कभी ये अपनी साजिशों में कामयाब हुए, वो तभी मुमकिन हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हुई। चाहे शेर कश्मीर को जेल में डालने के बाद, जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डरों के तहत 370 को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर किया, उसके बाद 84 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद 90 में, और फिर 2014 के बाद, उस वक्त भी हमें खतरा नजर आया। ये तो चलिए आज हम
एक साथ मिल बैठ के बात करते हैं। लेकिन 2014 में आपको खुद याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का रिश्ता क्या था। लेकिन उस दौर में भी दोस्ती का हाथ हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि हम जानते थे कि बीजेपी को यहां लाना जम्मू कश्मीर के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। बदकिस्मती से हमारी वो बात सही साबित हुई। सही कहते हैं वो, लोगों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वो गलत नहीं है और हम उसी बात का सजा पा रहे हैं। हर लिहाज से हमें धोखा दिया जाता है। 5 अगस्त 2019 के बाद यहां के आवाम को कहा गया कि आप नाराजगी का इजहार मत करिए, सब कुछ ठीक होगा, हमें मौका दे दीजिए। मरकज ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हम आपको मुस्कुराहट के अलावा और कुछ नहीं देंगे। नौजवानों को कहा गया कि घर बैठे बैठे आपको रोजगार के ऑर्डर मिलेंगे। वो दिन और ये दिन क्या मिला? हुकूमत में आज हजारों की तादाद से पोस्ट खाली। जम्मू कश्मीर पुलिस में आज कम से कम 6,500 पोस्ट खाली। तमाम महकमों में पोस्ट खाली। और खुद हमने देखा, जब कभी ये लिस्ट निकालते हैं, लिस्टों पे सवालिया निशान पैदा होते हैं, धांधली के इल्जाम लगते हैं, लिस्ट कैंसिल हो जाता है, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह, पोस्ट खाली। बिजली का निजाम देखिए, मैं खुद पावर मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, लेकिन कम से कम ये हाल नहीं था। हमारी मजबूरी का फायदा लिया मरकज ने। हम प्रोजेक्ट बना नहीं सके उस वक्त, लेकिन अब क्या बात है कि आप हमारे प्रोजेक्ट हमें वापस नहीं देते हो। कितनी कमेटियों ने वर्किंग ग्रुप और राउंड टेबल सबने मरकज से कहा कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस दिए जाए। जब वजीर आजम खुद हमारे सामने कहता है कि वो चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को कम किया जाए, तो क्यों ना कम से कम इसमें एक शुरुआत हो। हमारे ये पावर प्रोजेक्ट हमें वापस दिए जाए, ताकि कम से कम बिजली के लिए हम भीख न मांगे, दे दीजिए हमें। और गवर्नर साहब तब तक कम से कम बिजली का इंतजाम करिए। आप तो जगह जगह डबल इंजन करते हो, यहां तो हमें सिंगल इंजन नजर नहीं आता। जब राजभवन को कुछ खरीदना होता है तो निजाम ऐसा जहां टेंडर की भी जरूरत नहीं। पिछले दिनों ऑर्डर निकला कि गवर्नर साहब के ऐश और आराम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। गवर्नर साहब के पसंद की चीजें फौरी तौर खरीदी जानी चाहिए, इसमें कोई टेंडर नहीं होगा। जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम बाजार से खरीदेंगे। लेकिन जब बिजली की बात आती है तो कमेटी बनती है। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी तश्कील की, अब कमेटी फैसला करेगा बिजली का क्या करना। अरे क्या करना है ना, आपने बिजली खरीदनी है, बिजली खरीद के आपने यहां के लोगों को फराहम करनी है, इसके लिए आपको कमेटी की क्या जरूरत। मैं आपको समझाऊंगा, मैं बिजली का मिनिस्टर रहा हूं, खरीदिए। मीटर लगाने में आपको टाइम नहीं लगा, उसमें
उसमें आपको कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मीटर आए, आपने कहा मीटर पे हम मुफ्त, हम 24 घंटे बिजली देंगे। लोगों की तसल्ली हुई, नहीं आई 24 घंटे बिजली। फिर आपने कहा हम डिजिटल मीटर लाएंगे। पता नहीं कौन सी तूफान मीटर, डिजिटल। लोगों ने कहा ठीक है ना, अगर डिजिटल मीटर लाने से यहां निजाम बेहतर होगा। लोगों ने डिजिटल मीटर लाए। जुमा हफ्ता नहीं हुआ, आपने कहा ये डिजिटल मीटर अब बकवास है, अब हम स्मार्ट मीटर लाएंगे। अल्लाह का करना देखो, स्मार्ट मीटर भी ऐसा गजब का चीज, पीछे से बिजली है नहीं, लेकिन इस मीटर में पहले ही पैसा भरना होता है। और तूफान मीटर, घर में कोई लाइट नहीं, हीटर नहीं, बिजली नहीं, लेकिन मीटर में से पैसा जो है वो दौड़ता हुआ निकल जाता है। जहां बिजली का ये हाल है, मस्जिदों के लिए फिर लोग लकड़ी मांगते हैं। कहते ना, अगर हम बिजली का इस्तेमाल नहीं तो कम से कम मस्जिदों को गर्म करने के लिए हम लकड़ी ही जलाए। वो लकड़ी भी आज हमें हुकूमत की तरफ से नसीब नहीं होती ना। बिजली नहीं, लकड़ी नहीं, तो क्या ठंड से मरे। और जो कसर रह गई थी वो राशन से इन्होंने पूरा किया। करते 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 5 किलो चावल पे इन्होंने राशन का उतार किया। सर उमर सोबत करा कल किलो, और वो 5 किलो भी आज सर लाइव चला लाइव हमें नसीब नहीं। हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है राशन कार्ड में जाओ और अपने अंगूठे का निशान दिखाओ। रोज जाके वो वहां अंगूठा लगाते हैं, निकलता कुछ नहीं है। 5 किलो चावल से ये कहते हैं कोई नहीं, आप आटा उठा लो। कराना तक अब इनको यार यही मुसीबत है ना, जब हमारे हुक्मरान बाहर से आते हैं, इनको यहाँ का कुछ पता ही नहीं होता। अब इनको कौन समझाए जनाब, आटा तो ठीक है ना, हम जरा चाय के साथ एक रोटी जरूर खाएंगे, लेकिन जब खाना खाने का वक्त होता है हमें चावल चाहिए। हम आटे से गुजारा नहीं कर सकते, मजबूरन फिर बाजार से जाके हमें चावल उठाना पड़ता है। रोजगार नहीं, बिजली नहीं, लकड़ी नहीं, राशन नहीं, तो फिर तो धोखा, तकलीफ, परेशानी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तभी तो मैं कहता हूं, हमसे जो छीना गया हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी खोई हुई इज्जत तुम्हारा हासिल नहीं करेंगे तब तक हम इन्हीं परेशानियों से गुजरते हुए रहेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तब तक रुकेगी नहीं जब तक हम अपनी खोई हुई इज्जत तुम्हारा वापस नहीं लाते। अल्टीमेट कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारी जान आगे बढ़ो, हमारी जान आगे बढ़ो, हमारी शान आगे बढ़ो। इस नौजवान ने हिलाल से पूछा कि मैं वोट डालने वाला हूं, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो अभी तक? हमें तो बाहर गए हुए अब 9 साल हो गए। ये सवाल आप उनसे पूछिए जो आजकल 5 स्टार होटलों में घूम रहे हैं, जिनके आगे भी 10 गाड़ियां, पीछे भी 10 गाड़ियां। हमारी तो एक एक करके उन्होंने ले ही ली। अब जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी चली जाएगी अगर हम इस तरह तकलीफ करते रहे। वोट डालिए, हमें जितवाइए, फिर पूछिए ना, हम आपको दिखा के देंगे हम क्या करेंगे आपको। अल्लाह ताला अव्वल लोन साहब का साया लंबे अरसे तक हमारे ऊपर रखे। हिलाल, आपको, आपके साथियों को मैं आज के प्रोग्राम पे मुबारक करना चाहता हूं।
मेरे जिन साथियों ने फोन पर मुझे डराने की कोशिश की, उनके लिए इशारा ही काफी है। आप अपने इलाके में इसका आधा भी प्रोग्राम करो Hold your stick. तो